बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं दुनिया में दिन ब दिन बदलते हुए हालात, और जो 2 दिन से जो सिचुएशन चल रही है, पीस ट्रीटी की तरफ जो चीज़ें लेके जाई जा रही हैं, इस्लामाबाद एकॉर्ड कंप्लीट होने को है। उम्मीद है, होप्स हो कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान कामयाब हो जाए। तो पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है इस चीज़ पे। ईरान के वफ्द और अमेरिका का वफ्द पाकिस्तान में पहुंच चुका हुआ है। इसी सिलसिले में और इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ कादर साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? क्यों सर, पीछे तो हमने सर एक ओवरव्यू के ऊपर बात की थी सर। तो अब सर ये जो सिचुएशन है वो पीस ट्रीटी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, लेकिन पीस ट्रीटी हुई नहीं है सर, उसकी तरफ आ गई हुई है 2 हफ्ते में। तो सर इसको किस नज़रिए में लेके हम चलेंगे? क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है या नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएगी बात? सर थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सर। इसमें देखें ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने। इन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह जो वारिंग पार्टीज़ हैं इनको किसी एक जगह पे ला के किसी बात की जाए। ठीक है सर। क्योंकि अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट जितना प्रोलॉन्ग करता जाएगा ना, तो इसमें पाकिस्तान के इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंट है, इकनॉमिकली डिपेंडेंट है मिडल ईस्ट की जो मतलब कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर। वहाँ बहुत सारा हमारी जो डायस्पोरा है जो वहाँ काम करता है, वहाँ से रेमिटेंसेस आती हैं। फिर ये इन डिफिकल्ट टाइम के अंदर ये गल्फ स्टेट हमें सपोर्ट भी करती है। इसमें अगर आप देखें तो आपके फॉरेन जब डिफॉल्ट के करीब पहुँच गए थे इन्होंने हमारे उसमें रखे थे सपोर्टिंग बिलियन ऑफ रुपीज़ उन्होंने हमारे उसमें रखे हैं, डिपॉजिट रखे हैं। तो लिहाजा मुश्किल वक्त में उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो इस तरह सऊदी अरेबिया के साथ हमारी ट्रीटी भी है, ट्रीटी भी है, उसके साथ एग्रीमेंट है, ट्रीटी तो नहीं एग्रीमेंट है कि इन केस ऑफ क्राइसिस या वार हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता तो डेफिनेटली पाकिस्तान को वहाँ पे सपोर्ट करने की उसके अलावा चारा मिलता। नंबर 2, फिर यूनाइटेड स्टेट का भी पाकिस्तान जो है उसके साथ ही पाकिस्तान की गुड रिलेशनशिप है। तो प्रेशर पाकिस्तान पे आना था तो लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश की और उस कॉन्फ्लिक्ट को किया, और अपने जो उनकी गुड रिलेशनशिप चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, बाकी ममालिक के साथ भी थे, उसको यूटिलाइज करके वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट है सबसे बड़ा, वो जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट में बात की, एक तो ये कि इसमें जो ईरान जो क्लेम कर रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स के ऊपर उसका एक्सक्लूसिव राइट होगा, वो नेक्स्ट टाइम वहाँ से टैक्स भी वसूल करेगा। तो मेरा ख्याल है वो उसके लिए एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ कर रहा है। इस वक्त ईरान के पास सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप ये स्टेट ऑफ हार्मोन्स है। इसने एक प्रेशर क्रिएट किया है पूरी दुनिया के अंदर, इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया है। इवन अगर आप आज देखें तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी जो उनका इन्फ्लेशन है पिछले 4 साल में हाईएस्ट लेवल के ऊपर। तो ये इकोनॉमिक प्रेशर डेफिनेटली होते हैं। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर लोग जो है वो सर इसके 10 पॉइंट्स में तो ईरान के ये शामिल है कि हाँ ये होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे अगर आप रियलिस्टिकली इसको देखें, इस इवेंट को जो इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, मेरा ख्याल है इसमें एक तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स को फ्री ओपन करेंगे और उसको जिस तरह वो इंटरनेशनल रिकग्निशन है उसकी कि ये एक फ्री एरिया होगा तो वो एक्सेप्टेबल है, वो मेरा वो इसमें कंक्लूड हो जाएगा। सर उन्होंने कहा सर हम ट्रांजिट फी तो चार्ज करेंगे, तकरीबन $2 मिलियन की पर शिप की कॉस्ट है, और सर उनका हक भी बनता है, वो कह रहे हैं कि हम स्प्लिट कर लेंगे, लेकिन विड्रा कर लेंगे, उससे विड्रा कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे जब करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है वो इस चीज़ से विड्रा चले जी हम ये छोड़ बार्गेनिंग के तौर पर रखा हुआ। नंबर 2 ये होगा कि जो जिस बात के ऊपर ये एग्री कर सकते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीमेंट इस बेस के ये तो नहीं हो सकता कि दोनों एक दूसरे के ऊपर 100% ट्रस्ट करना शुरू कर दें। एग्रीमेंट इस बात पे हो सकता है कि ठीक है जी जितने भी ऑयल फ्लो यहाँ से होगा वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन डॉलर में, इसमें अगर एग्री कर लेंगे तो बस दैट्स ओके। अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं 50,000 ट्रूप्स इतने बड़े जगह के ऊपर कैप्चर करना है, इसलिए ईरान को कैप्चर करना इज नॉट पॉसिबल, ना ही वो मुमकिन है, ना ही वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये इतना आसान तो लेकिन सर अगर इतनी वॉर छिड़ी है तो मुझे तो नहीं लगता डॉलर में डोमिनेंस करेंगे। वो चाइना और रशिया उसकी बैक के ऊपर है, वो जाहिर सी बात है। वो उन्होंने पहले भी कहा था कि युआन के अंदर आप करेंगे, और युआन में ट्रेड होती थी सर पिछले दिन। ये कॉन्फ्लिक्ट यही है, बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट की बेस यही है। और अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो उसके इस एग्रीमेंट के साथ मेरी जाती राय है ना, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, आप आने वाले हालात के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरी जाती राय है कि यहाँ पे अगर अमेरिका यहाँ से अगर आया है वो यहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट इसमें सिर्फ यही, इसमें बड़ा इंटरेस्ट उसमें यही है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स के ऊपर उसका उसमें जितना भी ऑयल फ्लो वहाँ पे हो वो सारे का सारा डॉलर में हो। इस तरह उसकी हेजमनी जो है वो। नंबर 2 ये था कि उनकी कोशिश थी कि जो इसराइल का प्रोग्राम था कि हम इनकी टॉप लीडरशिप को किल कर देंगे तो रजीम चेंज का एफर्ट करेंगे। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें ईरान के अंदर बड़े मुजाहरे वगैरह भी किलिंग भी हुई है, हल्की सी सिविल वॉर भी अगर आप देखा हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, उन्होंने पावर को डिवाइड किया तमाम वो तो सर उनकी इस बात के ऊपर तो कोई शक नहीं, बहुत वंडरफुल प्ले किया सर। उसकी वजह उसकी रीजन यही है कि उनकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है। दूसरी ये कि 5000 ओल्ड सिविलाइजेशन, 6000 ओल्ड सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन जो है तो इसलिए उनके बड़े रूट्स हैं सर। आप देखें सोसाइटी के अंदर रूट्स उनको बिल्कुल आपने पिंजरे के अंदर जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी एक सुपर पावर, एक इस जकड़ने के बावजूद भी आप उसके मुकाबला नहीं। रीजन ये उनकी अपनी वैल्यूज हैं, अपनी आइडियोलॉजी है, अपना उनकी सोसाइटी है, उनका अपना कल्चर है, वो आज एकदम नहीं बना हुआ। वो आप
कह रहे 6000 ईयर की हिस्ट्री। जी सर। तो ये चीजें जिसने उनको क्या की है, जिसने रेजिस्टेंस डेवलप की है, जी सर। तो आप ऊपर से बम मारते रहे, ठीक है, उन्होंने कहा मारते रहे। वेनेजुएला के अंदर वो आया, उन्होंने उठाया, वो ले गए और उसके बाद एवरीथिंग इज ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे इज डिफरेंट। आप देखें इराक के अंदर भी ये फंसा है सर। अब मुझे बताएं कि यूगोस्लाविया में कितनी देर लगी उसको, ऐसे नोरुएगा में कितनी उड़ाने में कितनी देर लगी, लेकिन ये यहाँ पे रेजिस्ट होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे लेकिन उसका इंटरेस्ट इस एरिया में, मेरी जो राय है कि ये जो एरिया गल्फ एरिया है जिसमें इसका इंटरेस्ट है सर, उसका नहीं सर, इसराइल का मुझे लगता है इसराइल जो है उसका भी देखे ना, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट दो डिफरेंट चीजें नहीं है सर, ठीक है ना। वो एक चीज है उनके अब उनकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो सेम है, और उसके बाद जो जू है दे आर वेरी रिच पीपल। जी सर। और जो भी अमेरिका का सदर होता है उसको इलेक्शन कैंपेन के लिए लॉबिंग बहुत जरूरी होती है, वो करते हैं। देखिए ये इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, इनको आप वैसे नहीं कह सकते जी ये ब्लेम गेम के साथ इसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो डोमिनेट करते हैं सर ऐसे। तो वो कोई भी देखिए ना, इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट इज योर सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे आपका सर्वाइवल है। सर्वाइवल में आपके पास अगर इकोनॉमिक मींस नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव। ऐसे ही है, आप सिर्फ स्लोगन की बेसिस के ऊपर, जिंदाबाद मुर्दाबाद की बेसिस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे सर, वो इसराइल ने तो पूरी कोशिश की थी कि गल्फ कंट्रीज बाशमूल पाकिस्तान सारे आपस में लड़े ताकि हमारी डोमिनेंस हम ऊपर से आए तो बस फतह कर दें और सारा कुछ हो जाए। लेकिन सर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्ले किया। वो ठीक है, आपकी बात 100% है, लेकिन फतह करने वाला जो कंसेप्ट है ओल्ड कंसेप्ट, ओल्ड हो गया है। ठीक है, देखिए वो एक थी कि एक मिलिट्री आती थी पूरे इलाके को कैप्चर कर लेती थी कि मास किलिंग की। अब जो है आपकी जो जगह है, आपकी जो डोमिनेंस है वो इकोनॉमिक डोमिनेंस है। आज आप IMF आपके ऊपर से हाथ खींच ले, जी सर, आप क्या करेंगे? ऐसे आपकी सारी ट्रेड डॉलर में होती है, तो आप ऑयल कितने से लाएंगे? ऐसे आपका 67% ऑयल जो है आपकी गाड़ियां चलती हैं उस बेसिस के ऊपर चलती हैं। ऐसे तो ये बैठ के इसी तरह आप देखें क्यूबा का अभी जंग के अंदर उस पे चला गया बहुत सर, बहुत बुरी हालत सर। फिलीपींस और क्यूबा दोनों की बहुत बुरी हालत हुई है सर। क्यूबा के ऊपर तो एम्बार्गो ने लगाया, जी सर, ऐसे वो कितना अर्सा रेजिस्ट करेगा? ऐसे वो उनको सरेंडर कर। तो ये वार के जो डायनामिक्स है ना, दे आर चेंज। अब वो वार बिल्कुल अब ये एक तरह की, जो मैंने डॉलर की बात की ना, तो डॉलर का मतलब ये नहीं, डॉलर इज अ वेपन, बिग वेपन, और इससे वो आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या कर ले, कंट्रोल करते हैं। ये मेरा ख्याल है जो स्टेट ऑफ हार्मोन, ये जो इराक का जो इशू है, ये रिजॉल्व हो जाएगा अगर ये गल्फ स्टेट के अंदर ये हो जाए कि जी ठीक है जी, जितनी डॉलर की इधर पेट्रोल डाल की डोमिनेंस सब कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें रूस और चाइना किस हद तक प्ले कर सकते हैं, ये टाइम ही बताएगा। सर, आपने अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात की, मेरे जहन में एक पॉइंट है कि देखें सर, जिस वक्त वो बंद हुआ तो सारा लोड शिफ्ट हुआ गवादर के ऊपर। हमारी $100 मिलियन का सर उस हमें प्रोजेक्ट्स है या शिप्स उधर लैंड की सारे। तो आप नहीं सोचते सर कि दुनिया का जो आर्मी बंदरगाह है वो ग्वादर बनने जा रही है? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? देखिए ना, बन सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीस होना बहुत जरूरी है। जी सर, पीस और सर्टेनिटी। जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, पीस आपका नहीं हो, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स होनी है, वो आनी मुश्किल हो जाती है। सर, मेरी सुनहरी में, मेरे स्टडी के मुताबिक सर, ये इसको, इन सिचुएशंस को खराब करने वाले भी ज्यादा गल्फ कंट्रीज ही हैं। आपकी ये पोर्ट, कराची पोर्ट होगी या गोंदर को, मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, आप किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, जब किसी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट थ्रेटन होगा, वो तो वो अपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये आपने जब भी आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं ना, इसको पार्ट नंबर 1 रखें, जी सर, कि ये प्रेशर आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। बात ये है कि ये दुनिया के अंदर देखें ना, एक इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि देयर इज नो परमानेंट एनिमी, परमानेंट फ्रेंड्स। ऐसे तो सर, ये एवरी परमानेंट थिंग इज योर इंटरेस्ट। तो सर, ये एक अगर ये आप कैसे देख रहे हैं, पीस ट्रीटी हम सोचते हैं कि डन होगी, सारी अमन में हो गया, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, तो पाकिस्तान को इसका कितना बेनिफिट जाएगा इकोनॉमी? देखिए, मेरा ख्याल है अगर ये बड़ी विजुअल थिंकिंग होगी कि हम इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद इतनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के बाद हम ये करें, ये रियलाइज, ये क्या करें, विश करें कि जी यहाँ पे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की ट्रीटी हो जाएगी। ठीक है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये बहुत अच्छी बात है, हम उनको बताएं जनाब ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रियलिटी इज कि ये इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर ये सिर्फ ये हो जाए ना कि फर्दर टॉक के लिए ये इस बात को एक्सेप्ट कर लें, मेरा ख्याल है जो ईरानी डेलीगेशन है या अमेरिकन डेलीगेशन है, इनका जो वॉल्यूम है वो ये शो करता है कि दे आर इंटरेस्टेड। सर, ईरानी तो है सर, जेडी वेंस भी बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ में कि ये इनकी जो शराइत है ये ठीक है, काबिले मानने वाली है सर। तो ट्रम्प को सर, वो जो उसके अलावा जो उसके 2-3 साथी हैं वो तो उकसा रहे थे, लेकिन जेडी वेंस उनको पहले भी कह रहा था कि मुश्किल शराइत में, इसमें शराइत में लॉन्ग रन मिसाइल के ऊपर और न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो है इसके ऊपर, और तीसरा स्टेट ऑफ हार्मोन्स और पेट्रोल डॉलर, इसके ऊपर इनका एग्रीमेंट हो जाएगा और ये आगे चल पड़ेगा ना। तो अब लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं ना, बात ये है कि मुस्लिम ममालिक को इमोशन के बजाय अपनी अकल इस्तेमाल करनी। देखिए, हम और कुरान भी कहता है कि दोज पीपल हु डू नॉट यूज देयर मेंटल फैकल्टीज आर जस्ट एनिमल्स। तो इमोशन की बेस के ऊपर आप लोगों को बेशक करते हैं, लेकिन अब हमें ये जो अभी ग्वादर की आपने बात की और ईरान की बात की, डिफरेंस इज
हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो नहीं है, नो नहीं है सर। और हाईली जो हमारे मुल्क में अगर देखें अनएजुकेटेड कितने लोग हैं, ऐसे 3 करोड़ बच्चा स्कूल की शक्ल नहीं देखता, देखता आगे चल कैसे कौम को चलाएगा। चलाएगा। नंबर 1 नंबर 2 देखें जो टेररिज्म इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है जी सर। उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया। ऐसे अभी आप बात कर रहे हैं जी उसकी ग्वादर की बात कर रहे हैं, मतलब दीज आर रियलिटीज फंडामेंटल, इनको हमें फोकस करना चाहिए। देखिए जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो हमारे इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हैं, जी सर। उसको एज सुन एज पॉसिबल हमें रिजॉल्व करना चाहिए। हम इसको नहीं रिजॉल्व कर सकते तो यही कॉन्फ्लिक्ट हैं जो अल्टीमेटली हमारे अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। वही अनसर्टेनिटी हमारे मुल्क के अंदर बाहर इन्वेस्टमेंट को नहीं ला रही। अब देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर कौन सा मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन कर सकेगा? एक एग्जांपल दें सर हम एजुकेशन सर चाइना के अंदर देख लें, चाइना के 90s के अंदर देख लें कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, और 90s के बाद जो उसकी पॉलिसी शिफ्ट हुई है उसके बाद कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास बिलियन रुपीज हैं, जिस जगह भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे सबसे पहले आप ये देखेंगे यार यहाँ मेरा सरमाया सिक्योर है कि नहीं है। नहीं है सर। अगर सिक्योर नहीं है तो आप नहीं करेंगे। सर दुनिया की बेस्ट फौज आपने रखी फिर भी आप टेररिज्म काबू नहीं पा रहे। करना चाहिए। उसमें उसका रीजन ये है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको मिलिटरीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज को अगर हम पॉलिटिकली सॉल्व कर दें, ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये 2-3 साल के अंदर तमाम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करें, ऐसे उनको रिस्पांसिबिलिटी दें, ऐसे जो हमारा पॉलिटिकल जो इलेक्शन का सिस्टम है उसको बड़ा फेयर किस्म का बनाएं, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट भी करें और बिलीव भी करें। अगर ये चीजें नहीं होगी, अभी आप देखें जो हमारे रिसेंट इलेक्शन में अभी तक कंट्रोवर्शियल आधे मुल्क के लोग जो है उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे ही तो सर इसको सम अप करेंगे तो मैं आखिर में सर इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। सर जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट 1990 में की दहाई में दिया गया था कि लोगों को जोड़ देंगे हम, तो मुझे तो लग रहा है जो 1990 की दहाई में तकसीम शुदा थे उससे भी बदतर हालत में हम ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को लेके चले गए। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ये था कि सारों को मिल बैठ के बांट के खाना, कल्चर शेयर करना, एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करना, दूसरे को स्ट्रेंथन करना। लेकिन सर यहाँ पे तो डोमिनेंस की बात हो रही है कि मैं पावरफुल बनूंगा सारे ममालिक के ऊपर, दूसरे के जाके रिसोर्सेज के ऊपर हम बैठ जाते हैं, जाके खुद ले जाते हैं अपने मुल्क में, दूसरों को गरीब भी छोड़ देते हैं। सर ये ग्लोबलाइजेशन जब आपके पास पावर हो तो पावर को आप प्रोजेक्ट करेंगे। ऐसे पावर को किस लिए आपने रखा हुआ है? ठीक है ना, आप पावर को यूज करके आप डोमिनेट करेंगे, तो डोमिनेंस के लिए आप अपना इंटरेस्ट, तो डोमिनेंस बगैर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के तो नहीं हो सकता। इकोनॉमिक पावर के बगैर आपका डोमिनेंस नहीं हो सकती। वो एक नेचुरल सी चीज है कि आपको जब आपके पास पावर है, उसके पीछे इकोनॉमिक पावर है, तो आप डोमिनेट करेंगे। ये आज की बात नहीं है, आज से हजारों साल की हिस्ट्री, इंसानी तारीख देख लें तो वो यही चीज़ है। ठीक है ना, कि उसके बाद अब ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ना, इसके पीछे कंसेप्ट क्या था? पहले हर मुल्क जो था वो सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करता था कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। तो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए दैट इज द आइडिया ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, कि दूसरे मुल्क के माल को आने देंगे तो अपने मुल्क की इंडस्ट्री खराब हो गई। देयर वाज नो कंपटीशन। लेकिन बाद में जाके तकरीबन ये 20वीं सेंचुरी के अर्ली पार्ट के अंदर ये आइडिया आया कि जी नहीं, जिसमें स्पेशलाइजेशन की बात भी हुई। ठीक है ना, तो स्पेशलाइजेशन की बात हुई कि नहीं जी अगर हम स्पेशलाइज करें तो उसमें हम ट्रेड फ्री हो, तो दुनिया के अंदर से जहाँ भी फ्री ट्रेड होगी तो चीजें मूव करेंगी आसानी के साथ। प्रोटेक्शनिज्म जो बैरियर, प्रोटेक्शन का मतलब होता है बैरियर, कस्टम बैरियर, उनको अगर हम खत्म एलिमिनेट कर दें तो गुड्स फ्रीली मूव करेंगी अक्रॉस द पोर्ट। ठीक है ना, तो ये हुआ, यूरोपियन यूनियन इस तरह बनी, फिर दुनिया के अंदर नेफ्टा वगैरह के जो एग्रीमेंट हुए। उसका वजह ये थी कि जब आप इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कर लिया आपने, कि आपने रियलाइज किया कि नाउ दूसरा मुल्क हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता, तो आपने कहा ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए। अब अमेरिका और पाकिस्तान का कंपटीशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी, दिस एंड दैट। ठीक है ना, जैसे चाइना का मुकाबला जो है इसका, चाइना के पास इतना माल है तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो कैसे माल बना रहा है? ऐसे ही सर। तो उसने उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया। ठीक है, 90s के अंदर उनकी ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, फ्री मार्केट का कंसेप्ट आइडिया उन्होंने ऑन किया और उन्होंने अनफ गुड्स प्रोड्यूस किए और एक्सपोर्ट करा। तो जब आपके पास चीजें होंगी तो एक्सपोर्ट करेंगे, जब आपके पास सही कुछ नहीं है तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे आप? तो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट सर आप सही है, लेकिन अभी जब उन्होंने देखा ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के अंदर जो दुनिया की जो जीडीपी है, वर्ल्ड जीडीपी, वो कहां से कहां पहुंच गई। चाइना की इकॉनमी $100 बिलियन की, 18 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जा पड़ी। यूएसए की इकॉनमी आप देख लें $27 के ऊपर चलेगी। तो जब अब उन्होंने ये रियलाइज किया कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे लिए थ्रेटनिंग कर रहा है। जी सर, दे आर डोमिनेटिंग पावर। मतलब अभी जो हमने वेनेजुएला की बात की, ईरान की बात की, इन कॉन्फ्लिक्ट की बात की, रिजीम चेंज की बात की, तो वो उसके पीछे यही था कि यार ये चीजें, तो इसका मतलब है अब ये जो ट्रम्प की जो पॉलिसी रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये सारी की सारी कंटेनमेंट थी ना, जो बैरियर खड़े करने हैं ना, कि ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है जी आप कंपीट करें ना इसके साथ, तो उन्होंने रियलाइज किया कैसे कंपीट करें इनके साथ। चाइना के अंदर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट, वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट, और अमेरिका के अंदर आप डिफरेंट है, तो कैसे कंपटीशन होगा? उन्होंने कहा जी बैरियर लगा दिया। फिर इसका मतलब सर ये कंसेप्ट ही गलत है। ये कंसेप्ट ही, देखें दुनिया के अंदर कोई भी थ्योरी जो होती है ना वो परमानेंट चेंज आती रहती है। जैसे हमने प्रोटेक्शनिज्म के बाद आपके पास आ गया ये फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी आ गया कि जी जिसके पास जो रिसोर्सेज जिस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हैं, ठीक है, इजीली प्रोड्यूस कर सकता है तो वो करे। ये बेसिक कांसेप्ट है ना। ठीक है, तो अब उन्होंने अब आप देख रहे हैं कि सारी की सारी चीजें जा रही है किसके ऊपर? एआई के ऊपर जा रही है।
अब शायद ये जो दुनिया के अंदर जो लेबर का कंसेप्ट था वो चेंज हो जाए सर, लेबर की डिमांड भी कम हो जाएगी। फिर ये हमें सोचना चाहिए। देखें, हम जिस तरह की पूरी इकोनॉमी के अंदर अब इन चीज़ों के ऊपर तो खुश हो रहे हैं, ठीक है जी, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये चीज़ सोचें कि आने वाले वक्त में इस पॉपुलेशन को हम खिलाएंगे कैसे। हाँ सर, इस पे बिग थिंकर टैंक्स को सर इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। सोचते पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं है लोगों की सोचने वालों की। सर मैं आलमी सतह पे बात करूँ, आलमी सतह पे देखिए, आलमी सतह पे हर मुल्क इज आइसोलेटेड, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, वो कनाडा हो, यूएसए हो, यूरोपियन कंट्रीज हो। विद इन यूरोप आप देखें देयर इज अ वेरी बिग कंपनी। सर पाकिस्तान को छोड़ के सारी अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे, यहाँ तो सिर्फ चंद अकाउंट, यहाँ पे थोड़ा सा इनको सर पॉलिटिकल, अगर इन्होंने हमने सर्वाइव करना है ना जी सर, तो हमें करना पड़ेगा, हमें फोकस अपने लोगों को। तो सर होप सो ये अच्छी इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को की होगी सर। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट तवातर से इंशाल्लाह हम वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे सर। बहुत शुक्रिया, बातें कुछ बात करना सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।